एक बार टैप और कर दो बीच में। तो जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास करवाई थी वो थी अरेनियस इक्वेशन, और अगर आपने अरेनियस इक्वेशन ही नहीं समझी है तो फिर आपको आज न्यूमेरिकल्स तो भैया ना के बराबर ही समझ में आने वाले हैं, ठीक है। या तो फिर बस तुम फॉर्मूला याद कर लो और उसके ऊपर न्यूमेरिकल बना लो, बस इतना काम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो अटेंड करी है ऑलमोस्ट बच्चों ने, सबने ना, ठीक है। सो गाइज मैंने तुम्हें कराया गया था, मैं 2 मिनट का ब्रीफ दे रहा हूं और फिर मैं तुम लोगों को लेके आ रहा हूं क्वेश्चंस के ऊपर। आज से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है? अरेनियस इक्वेशन आपको रिएक्शन की रेट का ना टेम्परेचर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन डेवलप करती है। उसका ये मानना है अरेनियस का कि जैसे जैसे रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट भी बढ़ती है, रिएक्शन ज्यादा तेजी से होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही होता है, ठीक है। बैंक छुट्टी पे थे तुम शायद, ठीक। अर्जुन भी कहाँ गया? आज वो आया कि नहीं आया? ओके, तुम आए थे, तुम भी आए थे विकास, ठीक है। सो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन का तो रिएक्शन की रेट क्या होती है? तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये मैंने पढ़ा था। और इवन ये भी पढ़ा था, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट विल बिकम डबल। रेट लगभग डबल हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों आते हैं, बात ये थी कि अगर इसका एक मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन बताया था आप लोगों को, k इज इक्वल टू में a e का पावर माइनस e बाई में क्या rt, जिसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। अगर वो माइनस में पावर है तो नीचे लाके प्लस में हो जाएगी। तो मुझे इस इक्वेशन को देख के पता लगता है कि यहां पर एक फैक्टर ना टेम्परेचर का फैक्टर है, दिख रहा है आपको टेम्परेचर। और मुझे लॉजिकली पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मैथमेटिकली भी देखा तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर, अब देखो ना इसमें टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये पावर बेसिकली घट जाएगी, और ये पावर घटेगी तो पूरा ओवरऑल वैल्यू घटेगा, तो ये बढ़ेगा। तो बस वो बात है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो लॉजिकली भी समझ में आता है और मैथमेटिकली भी समझ में आता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने एक चीज सिखाई थी, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें ना एक टी है एक ई है। आर का मुझे टेंशन लेना नहीं है बिकॉज आर एक कांस्टेंट है और ई भी एक कांस्टेंट है, और ए मुझे फिलहाल अभी पता ही नहीं है, तो अरेनियस कांस्टेंट के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको ए को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मेन ई और टी है बिकॉज आर कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है ना, नंबर है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो मैंने बताया था, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। एक रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलो क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये इंटरमीडिएट क्या होता है? तो इंटरमीडिएट रिएक्शन की वो स्टेज होती है जहां पर ना रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां तक तो पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आपकी कोई भी रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो जाएगी कि आपने मिलाया और हो गया। उसको कुछ एनर्जी स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी जिससे वो इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचे। इंटरमीडिएट स्टेज वो वाली स्टेज है जहां पर आपके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड, तो वहां तक पहुंचने के लिए, उस इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए ये होती है इंटरमीडिएट स्टेज। तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है, इसका एनर्जी को बोलो हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि भैया ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बार बार उसको लेने में मॉलिक्यूल्स को समय लगेगा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए तो बेसिकली रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा, वो तेज चलेगी, रेट ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं? यही चीज मैथमेटिकली भी देखने को मिलती है कि अगर ये ज्यादा होता है तो पावर ज्यादा हो जाएगा, मतलब पूरा ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो ई के ज्यादा होने पे केक कम हो जाता है। तो लॉजिकली भी समझ में आता है और मैथमेटिकली भी समझ में आता है। बात यह है कि सर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो मुझे इस टॉपिक का क्लियर होता है, टेम्परेचर का रेट के साथ रिलेशन, रेट कांस्टेंट के साथ, और एक्टिवेशन एनर्जी का भी रेट कांस्टेंट के साथ, ये तक तो मुझे क्लियर होता है कि नहीं होता। अब बात ये आती है सर इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे डील करने वाला हूं? क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, तो कैसे डील करने वाले हैं ना। तो न्यूमेरिकल कैसे डील करने वाले हैं तो वो मैंने तुम लोगों को समझाया था। मैंने क्या कहा था कि हम कोई भी न्यूमेरिकल ना इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इससे करेंगे और उससे करेंगे। अब जो बच्चे नहीं आए थे वो थोड़ा सा सुन लीजिए, जो आए थे वो भी ध्यान दे लीजिए। ये वाला तब इस्तेमाल होने वाला है जब क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि फलाना ठिकाना एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को चाहिए थी। अब एक्टिवेशन एनर्जी मैंने तुम्हें बता दिया क्या चाहिए, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। फलाना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, इतने का अरेनियस कांस्टेंट है, एक नंबर बता दिया अरेनियस कांस्टेंट, ये भी मिल गया। और बोलेगा बताइए अगर इतना टेम्परेचर रिएक्शन में हो रखा है इस समय तो कितना रेट कांस्टेंट चल रहा होगा। मतलब एक टेम्परेचर पे क्या पूछे? एक रेट कांस्टेंट पूछे। एक ही टेम्परेचर दिया और एक रेट कांस्टेंट पूछा यार, रेट कांस्टेंट दिया है वो टेम्परेचर पूछा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन पे काम कर लेंगे, उससे सॉल्व नहीं कर सकते, वो मैथमेटिकली सॉल्व करनी मुश्किल है क्योंकि एक्सपोनेंट लगा हुआ है। बट उसी को सिंप्लीफाई करा लॉग लगा के और ऐसा बना लिया। ये भी वही चीज है वो भी वही चीज है, बस मैथमेटिकली दोनों दिखने में अलग है, चीजें सेम रिजल्ट देने वाली है। क्लियर है कि नहीं भाई, बताओ जरा। सो मैंने बस इतना से तुम लोगों को कहा कि आप लोगों को जब कभी भी एक टेम्परेचर पे एक रेट कांस्टेंट की बात करें तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि 300 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट इतना था, बताइए हमने टेम्परेचर बढ़ा के 335 डिग्री सेल्सियस कर दिया, बताइए रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो अगर दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हो, T1 पे K1 रेट कांस्टेंट और T2 पे K2, क्योंकि इतना तो पता है टेम्परेचर बदलने पे रेट कांस्टेंट बदलेगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट होता है। अगर दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट की बात करेगा तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सो अगर आप नहीं भी आए हैं ना, तो अगर आप लोगों को एक बात समझ में आ जाए कि जो अरेनियस है ना वो इस कंसेप्ट पे काम करना चाह रहे थे कि भैया
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना रेट कांस्टेंट होता है, ये वाली बात को वो करना चाह रहे थे। तो अगर एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लूंगा, और अगर दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा, राइट। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? होता है कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। सचिन क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। सो मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अगर तुम लोगों को याद आए तो। एक क्वेश्चन ये था आप लोगों का, एक दिल्ली 2014 के अंदर, नहीं दिल्ली 2024 के अंदर बेसिकली आपका एक क्वेश्चन आया था, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है ये, बहुत इजी था, है ना। और क्वेश्चंस बनाते हैं इसके ऊपर, सीधा देखते हैं कि और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ठीक है, करें ट्राई। चलिए, सो आप लोगों को ही करने हैं। अभी आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में मत करना बच्चों, ठीक है। अभी तुम लोग कर सकते हो। वैसे तो भाई मैं एक बात बोलता हूं, कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना, ठीक है। ऐसा करो, टाइम लो, 10 मिनट लो चाहे, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चंस करने आज, चाहे 10 मिनट लो आप लोग, लेकिन क्वेश्चन आप लोग करो बिना किसी कैलकुलेटर के, ठीक है। पेपर में करने वाले हो, जैसे मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ईमानदारी रखना अपनी थोड़ी सी। पेज नंबर 116, आप बस इतना करेंगे, आप लोग सुन लीजिए भाई क्वेश्चन में, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। आप लोगों को उसने एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट करने को बोला है और अरेनियस कांस्टेंट भी, लेकिन तुम लोगों को बस कितना करना है, इतना करना है, वो मैं कराऊंगा कैलकुलेट। तुम्हें सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, दो टेम्परेचर, मतलब मान के चलो फिलहाल क्वेश्चन इतना ही है, फिलहाल तुम लोगों को मान के चलो क्वेश्चन इतना ही है, बहुत बात की बात है, वो बात की बात है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करिए, करिए ट्राई। और एक और दे रहा हूं, एक और है क्वेश्चन नंबर 25, ये बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 24 है, और एक है क्वेश्चन नंबर 25, दोनों ट्राई कर रहे हैं भाई। एंड कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा भाई, क्वेश्चंस करेंगे सब बच्चे। मैं लिख देता हूं ऊपर, आई थिंक 2 लॉग चाहिए होंगे तुम्हें, 2 लॉग, एक लॉग 2, .84। सब बच्चों को आर का वैल्यू ध्यान रखना है, आर लेना है 8.314, आर का वैल्यू लेना है तुम लोगों को 8.314। दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टेक योर टाइम, आप लोग अच्छे से अपना टाइम लीजिए, और कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन करिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरे को लगता है 15 मिनट्स इज इनफ फॉर दीस टू क्वेश्चंस। चलो देखो हेलो, हाँ भाई क्लास, चलिए देखना वीडियो ऑन है। सो देखो भाई, ऐसा है कि क्वेश्चन ना ये पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं कि किस टॉपिक पे बेस्ड है। क्यों आए थे समझ में, रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जितने भी टॉपिक तुमने अब तक पहले किए हैं, क्लास इधर दक्ष, जितने भी टॉपिक इससे पहले किए उनमें टेम्परेचर का रोल ही नहीं था। टेम्परेचर का रोल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अरीनियस से। जब अरीनियस से स्टार्ट हुआ है तो अरीनियस का इक्वेशन हमें आता है, तो कैसे करोगे सब बच्चे, क्लास प्लीज भाई बोर्ड पे। तो आप लोगों को क्वेश्चन बोला गया था, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट फलाना एंड फलाना आर इतना एंड इतना,
तो बोलेंगे T1 टेम्परेचर पे 500 केल्विन पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू बोलो कितना है, और अगर टेम्परेचर हो गया 700 केल्विन तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया है, कह रहे हैं बताओ जरा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, हमें ये कैलकुलेट करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों को पता है दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट के केस में आप लोग सीधा भी अगर याद करते हैं, मतलब जिसको कुछ नहीं आता ना, अगर उसको ये फॉर्मूला आता है तो वो ये क्वेश्चन निपटा देगा। ये समझ में आ रहा है? अब देखो क्लास बोर्ड पे। सो गाइस क्या करा फिर आप लोगों ने, log K2 बाय K1। अब K2 कितना है बोलो, 0.07, K1 है 0.02। ये तुम्हें निकालना है। R का वैल्यू तुम्हें पता है 8.314 होता है, जिसको मैंने तुम्हें बोला याद कर लीजिए क्योंकि ये हर बार फिक्स रहने वाला है। और 1/T1 होएगा 500 और एक होएगा 700। ठीक है, बिना कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस करिए, कैलकुलेटर यूज करे, हंसिका से तो निकल गए। हाँ नहीं, एकदम से हंसी ने ना कर दिया, नहीं। लॉग 7/2 है बच्चों, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो सही करें। अब EA अपॉन में कितना 19.14, ठीक है यही है। और यहां पर अब देखो 500 और 700 का एलसीएम या तो देखो 100 सीधा कॉमन ले लो, या अगर आपको लगता है तो बेसिकली ऐसा करे, कर सकते हैं। ए भाई क्लास प्लीज पीछे, 5 × 7 35 हो गया, 4 जीरो आ जाएंगे। अरे ऐसे तो करते हैं चाहो तो, और बोलो 700 इधर, ए क्या हो गया ये, सही है। अब ये बन जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो दिक्कत है, और काट भी सकते हो इसको वैसे। तो log 7 का वैल्यू है 0.84, 0.30। भाई ये पीछे वाले बच्चे, भाई इतना डिस्कशन आप लोगों को नहीं बनता भाई। और ये है 2/में 3500, काटना चाहो तो काट सकते इसको। तो EA का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, सो ये हमारा बन रहा है 0.54, 19.14। ये काट भी दिया होगा अगर तुम लोगों ने, 1750 आया होगा, 1700, तो 1750 आ गया इधर मल्टीप्लाई में, बिकॉज ये 1750 पे कैंसिल हुआ होगा। और EA का वैल्यू आ गया इतना। और ये बच्चों को बहुत बड़ी, ऐसे मत समझो कि ये बहुत मेजर कैलकुलेशन है। विद इन 5 मिनट्स आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, कर सकते हैं। जैसे ये मैं बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूं, विद इन 5 मिनट्स आप लोग 3 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन बता सकते हैं। होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में वैसे एक और बात भी पूछी थी, ए पूछा गया था, ठीक है, तो उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए। क्लास पीछे। अब क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स। अब कहते हैं कि रिएक्शन की रेट क्वाड्रपल हो जाती है, मतलब 4 गुना हो जाती है। क्या होती है? अगर टेम्परेचर को 293 से 313 केल्विन करते हैं, मतलब पहले का टेम्परेचर बोलो कितना, 293, और बाद का टेम्परेचर कितना, 313 केल्विन। और कह रहे रेट कांस्टेंट जो है वो क्वाड्रपल हो जाएगा, मतलब K2 कितना हो जाएगा, 4 गुना K1 का। वो देखो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रेट कांस्टेंट से आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल 4 गुना होने का मतलब रेट कांस्टेंट भी 4 गुना होगा। क्लास ए जाओ भाई, चुप रहो थोड़ा सा। तो T1 293, T2 313, और रेट कांस्टेंट जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा K1 का, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो गया। सो बोलो क्या करोगे, वही log K2 बाय में K1 बराबर में EA अपॉन में 2.303 R, 1 में T1 माइनस में 1 में, इज दिस फाइन? अब मुझे बताओ जरा फटाफट से क्या करोगे। अब K2 का वैल्यू कितना है बोलो, 4K1 डिवाइड बाय K1। नहीं आ रहा विषय समझ में? और 293 पहले था, 313 बाद में। अब वही है, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। log 4 का वैल्यू तुम्हें पता है 0.60, और बाकी का हो जाएगा। क्या करके बताऊं, इजी है, ठीक है, क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया, इसमें एक और चीज पूछी गई थी, अगर आप लोगों का बुकलेट है तो आपको पता होगा। इस क्वेश्चन में EA के साथ साथ ना लास्ट में दिया हुआ है कि आप लोगों को A भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बोलो, A माने अरेनियस कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर अरेनियस कांस्टेंट तो इस वाली इक्वेशन में होता ही नहीं है, तो अरेनियस इक्वेशन किस कांस्टेंट में होता है, मतलब कौन सी इक्वेशन में होता है, पहले वाली में। याद करो पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें अरेनियस था,
अरे नहीं आ रहा समझ। तो उसमें क्या था फॉर्मूला बोलो, लॉग के लॉग ए कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे, पक्का ये पढ़ा हुआ है अर्जुन, इस इक्वेशन को तो पढ़ा हुआ है, इसमें तो लॉग ए है, हमें ए निकालना है। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, ये इक्वेशन काम करती है एक टेम्परेचर और एक रेट कांस्टेंट पे, ठीक है। और आपको पता है टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भैया रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। तो मेरी बात ध्यान सुने, अब आप कहीं से इसमें कैसे डील करूं मैं, तो बच्चों तुम्हें एक बात आओ, तुम कोई भी टेम्परेचर पकड़ लो, ये वाला पकड़ोगे तो इसको रेट कांस्टेंट मान लेना, और ये वाला टेम्परेचर लोगे तो इसको रेट कांस्टेंट मानना, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट है। समझो मेरी बात को, कोई भी एक टेम्परेचर पिक कर लो और उसके ऊपर सारी कैलकुलेशन कर दो। तो मान लो मैंने टेम्परेचर 500 केल्विन माना, तो मुझे रेट कांस्टेंट कितना लेना पड़ेगा, 0.02। क्या लेना पड़ेगा, 0.02। तो मैंने कहा रेट कांस्टेंट मुझे पता है, फोकस करना भाई, रेट कांस्टेंट मुझे पता है 0.02 है, टेम्परेचर मुझे पता है भाई, आर मुझे पता है भाई, ये मुझे पता है भाई, और यहां से क्या निकलेगा, लॉग ए। अब लॉग ए कैसे कैलकुलेट होगा, सुनिए पूरी बात, उसको भी मैं पूरा समझा देता हूं वाला क्वेश्चन। तो आप लोग यहां से लॉग के का वैल्यू कितना बोलेंगे, तो के का वैल्यू कितना बोलो, 0.02। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 0.07 क्यों नहीं लिया, देखिए जो बच्चा इसके थ्रू करेगा बस उसको टेम्परेचर वहां पर कितना लेना है, 700। आंसर दोनों बच्चों का सेम आएगा, चेक करके देख लेना। समझ में आ रही बात मैं क्या चाह रहा हूं, चाहे 700 केल्विन के हिसाब से करो चाहे 500 के हिसाब से करो, बात क्या है बोलो, सेम है। तो यहां पर क्या आएगा बोलो, के का वैल्यू लॉग 0.02, और बोलो कितना आएगा, लॉग ए माइनस का ई। अब ये कितना है भाई, ये 18,180,18087, ठीक है, 0.3 है, वो छोड़ सकते हो आप लोग। तो इतने जूल पर मोल, इतने जूल, ये है भाई यूनिट बता देंगे भी आप लोगों को। तो ये का वैल्यू है 18,087, ठीक है ना, 18087। क्लियर है भाई, समझ में आ रही बात। अब समझो, तो यहां पर आप लोग वैल्यू पुट करोगे 18087 माइनस में 2.303, आर का वैल्यू 8.314, एंड टेम्परेचर बोलो कितना, 500। ठीक है, जनरली मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कभी भी कैलकुलेशंस बहुत बड़ी नहीं आती कि आप उसी में उलझे रह जाएं। वो कैलकुलेशंस ऐसी होती है ऊपर नीचे कट जाती है, बट ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइम जरूर ले सकते हैं। समझ में आ रही बात, इधर भाई। अब log 0.02 को तुम कैसे डील करोगे, क्योंकि इसका वैल्यू वो देगा ही नहीं, वो देगा ही log 2 का। अब तुम 0.02 को तुम ना ऐसे लिख देना, log 2 इंटू में 10 की पावर -2, या log 2 बाय में 100, 2 बाय में, आपकी इच्छा भाई, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में, और ये बन जाएगा log a, और ये कुछ भी है फलाना नंबर आएगा, मान के चल सकते हैं, जैसे कुछ ना कुछ नंबर आएगा यहाँ पर टोटलिंग करने पे। अब मैं क्या कहता हूं बच्चों, अब ये कैसे डील करूं, log m इंटू में n है, और तुम log की प्रॉपर्टी जानते हो, वो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n। अब देखो log आना चाहिए बच्चों इसके लिए, log m इंटू n होता है log m प्लस में log n, और ये हो जाएगा मेरा log a और माइनस में ये। अब ये मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल चीज है ही नहीं, क्योंकि log 2 का वैल्यू 0.30, और तुम जानते हो log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो -2 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये मैं बहुत बार तुम्हें सिखा चुका हूं बच्चों, ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा तो पिछली वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा। तो log a और ये आ जाएगा। अब ये कितना बन रहा है बोलो, माइनस का 1.70, और ये हो जाएगा बेसिकली log a और माइनस का जो भी वैल्यू है, अब वो इधर आएगा, अब वो इधर आएगा ना, तो बोलो क्या आएगा, बॉक्स बेसिकली। अरे बॉक्स मत बना के आ जाना, लो हम तो कर दिया लास्ट तक, बॉक्स अपना भर लो। अब ये जो भी वैल्यू करेंगे दिस माइनस दिस करके, तो एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, बोलो क्या आने वाला है, log a बराबर में सम नंबर आने वाला है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। अब आप कहीं से, आपको तो a निकालना था, क्या निकालना था बोलो, a, बट ये तो log a बराबर आ रहा है। अब सुनिए बच्चों, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों ने log पे इतना काम ना कराओ, लेकिन बच्चों log ना क्या होता है, ढंग से सुनिएगा, जैसे कि फोकस करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। देखिए जैसे कि log 2 दिया, log 7 दिया, क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन में log 2 log 7 की बाद में जरूरत पड़ी थी। जब लॉग के अंदर की वैल्यू देके तुम्हें रिजल्ट देता है, तो ये तो लॉगरिथम टेबल से निकल जाएगा। बट कभी कभी ऐसा करता है, यूं बोलता है कि लॉग कुछ की वैल्यू ना 0.84 है। अब तुम्हें पता है 0.84 किसकी वैल्यू है, 7 की। समझना मेरी बात को, एक तो होता है लॉगरिथम टेबल से बता लॉग 7 की वैल्यू ढूंढने की, लॉग 7 की वैल्यू क्या है, तो वो निकल के आएगी 0.84। लेकिन सोचो रिजल्ट पहले दिया हुआ और अंदर वाली चीज तुमसे पूछ रहा है, इसके लिए इस्तेमाल होता है एंटी लॉगरिथम टेबल। कौन सा टेबल, अब टेबल 2 बोल तो तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं, बस तुम ये समझ लीजिए कि ऐसे बोल दिया, जैसे पहले तो छोटी क्लास में बोलते साइन 30 डिग्री कितना है, तो आप बोलते 1/2। अब 11th में आने के बाद ऐसे भी बोलते हैं, 12th में आने के बाद कि 1/2 दिया हुआ है तुम्हें, अब बताओ कितना एंगल है, 30 डिग्री।
तो ये एंटी लॉगरिथम से निकलता है। तो कभी भी बच्चों अगर तुम्हें वैल्यू दी हुई है और तुम्हें एक्स निकालना है तो तुम इसको कैसे लिखोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। तुम लिखोगे कि जो एक्स का वैल्यू है वो कितना है, लॉग जब उस तरफ जाएगा तो बनेगा एंटी लॉग, तो बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.84। क्या बोलेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.84। 0.84 का बोलो क्या निकालना है, एंटी लॉग। अब आपको सर ये कैसे निकालेंगे, जैसे बच्चों क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें लॉग की वैल्यू देता है वैसे तो वो तुम्हें एंटी लॉग की वैल्यू भी देगा। और ये एंटी लॉग की वैल्यू देने का मतलब तो इतना बढ़िया इशारा मिल चुका है कि तुम्हारा जो लॉग ए बराबर आ रहा है वो उससे मैच भी करना चाहिए। समझे मेरी बात को, मैं यही चाह रहा हूं। क्वेश्चन में अगर उसने ऐसे लिख के दिया हुआ है, कहीं भी ऐसे लिख के दिया हुआ है कि एंटी लॉग ऑफ फलाना वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ फलाना वैल्यू ऐसे करके एक नंबर दे दिया है, तो समझ जाना कि पक्का लॉग उसी वैल्यू के बराबर आ रहा होगा। और तुम बोलो ए क्या बोलोगे, ए तुम क्या बोलोगे, एंटी लॉग ऑफ वो वाली वैल्यू। और ये जो भी वाली वैल्यू होगी अगर आप सही कैलकुलेट करके आए हैं तो ये डेफिनेटली मैच करेगी उस वैल्यू से जो उसने दी होगी। नहीं आ रही बात समझ में। और आपका आंसर फाइनल ए का, मतलब कि आप लोगों को कोई यहां पर रॉकेट साइंस नहीं लगानी लॉग एंटी लॉग की। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें लॉग सॉल्व करना है। तुम्हें क्या सॉल्व करना है, जैसे ही लॉग सॉल्व करके एक नंबर दिखेगा ना, वो नंबर क्वेश्चन में गिवन जरूर होगा कि गिवन दिया होगा एंटी लॉग ऑफ फलाना नंबर इतना है, तो तुम्हें तो मिल गया ना कि ए का वैल्यू होगा एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, और वो नंबर का एंटी लॉग उसने 100% दिया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि मैंने नहीं देखा अब तक किसी भी पेपर के अंदर आज तक कभी भी एंटी लॉग्स के वैल्यूज मिली हो, क्योंकि एंटी लॉग तक वो क्वेश्चन लेके जाता ही नहीं है, मतलब वो वहां तक का सिनेरियो कभी क्रिएट कर ही नहीं रहा है। बट मैं मान के चलता हूं ना भाई, एनसीईआरटी में है तो होपफुली किसी ना किसी बार तो आएगा ना। तो जब भी आएगा ना हम प्रिपेयर है उसके लिए कि अगर लॉग ए बराबर कोई वैल्यू आई तो ए बराबर एंटी लॉग ऑफ दिस होगा, और एंटी लॉग भी वो दे के बैठा होगा। समझ नहीं आया तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो ध्यान सुनो बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स जो हम शुरू के 3 चैप्टर्स कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा समय लेने वाले हैं, बिकॉज इन चैप्टर्स में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स भरा हुआ है। बाद के चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, बहुत तेजी से निपटते हैं। लेकिन इन चैप्टर में जितना समय लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज के भी अराउंड पहले 3 चैप्टर 23, 24, 25 नंबर के बन जाते हैं। ठीक है, अच्छी खासी वेटेज है इनकी। एक तो 9 नंबर का है, एक 7 नंबर का है, एक 8 नंबर का है, ऐसे करके इनकी वेटेज है। 24 के अराउंड की वेटेज है, तो इसलिए बहुत आराम से करने जरूरी है। अब तुम मुझे बताओ, 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट वाला सीन समझ में आ गया, और 1 टेम्परेचर 1 रेट कांस्टेंट वाला सीन समझ में आ गया। देखो पहली चीज केमिस्ट्री में पकड़ने की कोशिश करो कि हमें ना इधर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि हमें बहुत कुछ उलझना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन मुश्किल है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। दम आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, वैसे दम नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के, और वो समय के साथ आएगी जब प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, और बनाए एक क्वेश्चन। चलिए सो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? चलिए अबे ये बैठे बैठे कौन परफ्यूम छिड़क रहा भाई, क्लास में बैठे बैठे भी हैं? मयंक चलिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक क्वेश्चन और है, बोर्ड पे देखिए। पेज नंबर 127, PYQ, PYQ है।
बच्चों बोर्ड पे, अब बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत इजी, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसकी बुकलेट है। अब एक बार बोर्ड पे सुनो अच्छे से, क्वेश्चन समझो कैसे होते हैं। आप लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है, लॉग के बराबर में 14.2 माइनस का 1 इंटू में 10 की पावर 4 बाई टी के, कुछ ऐसे के दे दिया। अब पहले जो मैं बताऊं ना उसको बहुत तसल्ली से सुनना, नहीं तो गड़बड़ होने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। सब अच्छे से सुनना। मैं यहां पर एक छोटी सी बात बता दूं तुम लोगों को, यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है ना बच्चों, बोर्ड पे देखना, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल। यूनिट होता है जूल पर मोल, या इसको आप लोग लिखेंगे जूल पर मोल। चलो मैं समझा भी देता हूं इसका मतलब क्या है। भाई बात ऐसी है कि आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी क्या पढ़ी, सर इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट ना, यही एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी कितनी लगेगी आप ये भी तो कहोगे ना, ये भी तो डिपेंड करता है ना सर कितना रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट अगर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, थोड़ा सा रिएक्टेंट है तो कम। जैसे चाय बहुत सारी है, अगर बहुत बड़े पतीले में चाय बन रही है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाय बनाने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी, और थोड़ी सी उसमें बन रही है तो थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी काम चल जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा अमाउंट पे बताई जाती है कि इतने अमाउंट पे। तो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी बताने का तरीका है जूल पर मोल, कि एक मोल रिएक्टेंट के लिए कितने जूल चाहिए, एक मोल रिएक्टेंट के लिए, है ना। समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए यूनिट बोलो क्या बनाए, जूल पर मोल। ऐसे नहीं बोला इतने जूल। अब ये थोड़ा ना बात है यार, ज्यादा लोगे तो ज्यादा लगेगी और कम लोगे तो कम लगेगी एक्टिवेशन एनर्जी। एग्री करते हो कि नहीं करते। तो इसलिए बताई जाती है जूल पर मोल पे कि एक मोल के लिए इतनी लगेगी। कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है और मैंने बोल दिया इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो 50 जूल पर मोल है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए एक मोल रिएक्टेंट के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 50 जूल। 2 मोल होगा तो 100 जूल, 3 मोल होगा तो ऐसे करके। तो बस ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, बस आपको समझना एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल। क्या होती है, नहीं समझे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है वाली बात, ठीक है। कि इतने एक मोल रिएक्टेंट के लिए कितनी एनर्जी होती है, बोलो सही है कि नहीं। पीछे अर्जुन डाउट है इसमें कोई। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे तुम्हें लेके चलता हूं फिर से। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास इक्वेशन होता है लॉग के, ध्यान देना भाई, ये बहुत जरूरी चीज बताने वाला हूं। लॉग के बराबर में लॉग ए माइनस का ई ए, बोलो है कि नहीं, यही जानते हो। अब सुनो, अब सुनो असली बात जो है, आप लोगों से मैं पूछता हूं कि ये जो ई ए बाय में 2.30 थी आरटी का जो यूनिट है बेसिकली क्या बनेगा। तो तुम लोग बताओ, जो इसका यूनिट बोलो क्या होता है, इसका यूनिट है जूल पर मोल। इसका यूनिट क्या है बोलो। और आर का यूनिट मैंने तुम्हें पीछे मैंने वैल्यूज दिखी हैं, तो तुम्हें दिखेगा जूल पर मोल पर केल्विन। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैसे आया ये यूनिट, पीवी इक्वल टू एनआरटी क्वेश्चन से आता है। अब उतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग याद कर लो अगर नहीं पता तो, कि आर का जो यूनिट होगा बोलो क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। और मुझे बताओ टेम्परेचर का भी यूनिट बोलो क्या है, केल्विन। भाई आर का यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर का बोलो क्या, केल्विन। अब फोकस करो मेरी बात पे, पूरा जूल से जूल पर मोल से पूरा जूल पर मोल गया, एक केल्विन पर केल्विन, और केल्विन से केल्विन कट गया, दैट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये बोलो कैसी क्वांटिटी है बोलो। अब फोकस करना है जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, मैंने तुम्हें क्यों बताया। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, देखो ए भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट्स है, तो यहां पर कोई यूनिट का खेल है ही नहीं। एक्चुअली ऊपर नीचे यूनिट क्या होती है, कट जाती है। समझते हैं इस चीज को कि ये क्या बताना चाह रहा हूं। आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है मैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बता दो, क्या बता दो बोलो। और ये जो दिया हुआ है सब कुछ सुनो, ये लॉग के तुम लोग रिजेंबल करो, मतलब एनालॉगी लगाओ इक्वेशन से। तो तुम लोग जानते हो कि जो इक्वेशन होती है, हम जानते हैं क्या होता है, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन में 2.303। फोकस करना सब बच्चे, बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं मैं। लॉग के पूरा दिया हुआ है, ये पक्का क्या आ रहा होगा, लॉग ए। ये 14.2 क्या रहा होगा, लॉग ए। माइनस का साइन है, और ई ए अपॉन में 2.303 आरटी की जगह पे ये दिया हुआ है। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा दिया हुआ है ये क्या माज रहा है। एक्चुअली में बच्चों ये के जो है ना, ये के क्या है, कोई बच्चा बताएगा क्लास में। ये तो रेट कांस्टेंट तो यहाँ है, ये क्या है बच्चों, ये के ना केल्विन है, ये यूनिट है, यहाँ पर कोई पैरामीटर है ही नहीं। ये के बोलो क्या है, फोकस करना मेरी बात पे, क्लास प्लीज, मैंने बोला है इसी क्वेश्चन में फंस जाओगे पेपर में। ये के केल्विन है, और जब मैं टेम्परेचर को अगर मैं केल्विन में रख दूंगा, अभी रखा नहीं है, अभी रखा, तो टेम्परेचर को केल्विन में, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, हो जाएगा यूनिटलेस, हो जाएगा यूनिटलेस। ये कुछ ऐसे है कि मैंने टेम्परेचर अभी रखा ही नहीं है, मैंने टेम्परेचर अभी, तो जूल पर मोल से जूल पर मोल कट गया, और जो पर केल्विन था वो ऊपर लेके चले गए, तो बोलो क्या बन गया, केल्विन। क्या बन गया बोलो,
तो वो दिख रहा है बच्चों। मैं बस आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो ई अपन में 2.303 आरटी वाले टर्म में ना ये के लिख देते हैं बार बार। ये के बच्चों क्या है बोलो, केल्विन। दिस इज नॉट पैरामीटर, आप इसको पैरामीटर मत कंसिडर करिएगा। बोलो क्या है ये, केल्विन। नहीं यार इन्हें बात समझ में। और जब मैं टेम्परेचर और केल्विन लगता कट जाता। अब अपने से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये बताना क्यों जरूरी था तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ताकि तुम कहीं पैरामीटर्स को लेकर कंफ्यूज ना हो जाओ। अब मुझे बताओ जरा, मुझे क्या बोला ये, कंपेयर करो सब बच्चे, कंपेयर करो। तो क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे कि इस पूरे की वैल्यू वो दी हुई है, तो इस पूरे की वैल्यू वो दी हुई है, तो बोलोगे ई ए अपॉन में फ्रॉम कंपैरिजन, हम बोलेंगे फ्रॉम कंपैरिजन ई ए अपॉन में 2.303 आरटी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे 1 × 10⁴ बाय में बोलो क्या टी। वो केल्विन तो यूनिट है, वो केल्विन तो, समझे नहीं मेरी बात, दिक्कत तो नहीं लगी मैंने क्या बोला। वो केल्विन यूनिट लिखने जाओ लिख लो, लेकिन फिर बार बार कंफ्यूजन ही होगा। इसलिए मैंने बोल दिया ये पूरी चीज जो है ना, ये पूरी चीज इसके बराबर है, क्योंकि के तो केल्विन बेसिकली यूनिट है, नंबर वाइज तो इसका मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझे नहीं ना मेरी बात को। अब मेरी पूरी बात सुन, कैलकुलेशन में क्लास ध्यान देना है। सो आप लोग बोलेंगे टी से डी हो गया ना, नहीं खत्म। बोलो ये कितना आ गया, तो 1 × 10⁴ इंटू 2.303 इंटू आर। और देखो मैंने कहा था बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। 8.314, तो इसका कितना आता है 19.14 इंटू 10⁴ जूल्स पर मोल। बोलो आ गया ये। अब ये आ गया, नहीं आया समझ में। सेकंड चीज क्या पूछी इसने, कह रहा रेट कांस्टेंट के बताओ अगर हाफ लाइफ पीरियड इतना है। बच्चों ये इसने ना बस सेकंड कॉन्सेप्ट से लिया। अब जिन बच्चों ने पिछला नहीं अटेंड करा हुआ, जैसे वीर आपने नहीं करा हुआ या कुछ और बच्चों ने बाद में नहीं करा हुआ, तो आप लोग, लेकिन पहले वाले बच्चे जिन्होंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तुम लोग जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो 0.693 अपॉन में के होता है, और के का वैल्यू 0.693 अपॉन में क्या होता है, टी हाफ होगा। और 0.693 अपॉन में टी हाफ जो हाफ लाइफ है बेसिकली वो 200 मिनट है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो ये जो आंसर है बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा पर मिनट में। और मैंने तो बल्कि तुम्हें बोला था कि मिनट को मिनट में ही रखिए, पर मिनट में आंसर आ जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर सारी पढ़ाई भी बातें तुम रेगुलर बेसिस से पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारी ये लगा लो फाइनल की तैयारी चल रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बाद में बहुत कुछ अलग कराने वाला हूं, सब कुछ अभी के अभी कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं। हर टॉपिक के हमने कर लिए, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ये वाला पॉइंट तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा जिन्होंने पहले वाला नहीं करा, लेकिन ये वाला तो समझ में आ गया ना, क्लियर है। एक और क्वेश्चन इस तरह का मैं आप लोगों को बोर्ड पे दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी बुक कितने बच्चों के पास है, या एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी को देना है भाई, एनसीईआरटी से। चलो है मेरे पास क्वेश्चन है इसमें, इसमें है वो क्वेश्चन। चलिए लिखिए भाई, पेज नंबर 132 बीएस क्यूज में क्वेश्चन नंबर 16। एंड अगेन डोंट बी कंफ्यूज विद दिस के बाई टी, दिस के बाई टी। ये के बोलो रेट कांस्टेंट है क्या, केल्विन है। और टेम्परेचर नीचे केल्विन पुट होता पूरा पूरा कट जाता, कांस्टेंट बन जाता। क्योंकि इसके सर के ऊपर भी क्या होता है सब बच्चे, इसके सर के ऊपर भी क्या होता है, ईए बाय में आरटी। और ईए का जूल पर मोल, इसका जूल पर मोल पर केल्विन, और इसका केल्विन। सब कुछ कैंसिल होकर कोई यूनिट नहीं बनने वाला, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आपको वो ध्यान रखना है, बस वो फंसाता है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। सो करना है आप लोगों को कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट ईए, सेकंड पार्ट है अरेनियस फैक्टर। कर दो।
डन। आप लोगों ने कैसे ही क्वेश्चन करा है बोर्ड पे देखिए, आप लोगों के सामने है। अब ये वाली इक्वेशन देख के आपके दिमाग में, मैंने बोला ना ऐसा नहीं बच्चों कि तुम सिर्फ वो दो फॉर्मूले याद करके काम चला लो, पेपर के अंदर तो क्वेश्चन ये वाले पैटर्न पे भी आ सकता है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है क्या दिया हुआ था, ई ए अपॉन में आर टी। मेरी बात समझो, कोई भी हमें सुने इससे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, हमेशा बस कंपैरिजन बेसिस पे बन सकता है इस पे क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, हम जानते हैं इस इक्वेशन को, उसने वैसे दे दिया लिख के। अब मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो ई से पहले दिया हुआ है ये एक्सपोनेंट ए है बच्चों। ए माने बोलो कौन, अरीनियस फैक्टर। तो एक आंसर तो मुझे शुरू में ही मिल गया। सेकंड वाले पार्ट का तो आंसर हो गया कि अरीनियस फैक्टर का वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकंड है। कोई दिक्कत है? बहुत इजी हो गया यार। उसके बाद सेकंड की फर्स्ट की बात करूं तो बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, और वो मुझे पता है ऊपर होगा। अब मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि जो मेरी ऊपर वाली पावर है, अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा जो ई ए अपॉन में आर टी है, ई ए अपॉन में, ये बस थोड़ा सावधानी से लेना है आप लोगों को। माइनस मैंने इधर भी छोड़ दिया, उधर भी छोड़ देता हूं, तो आ जाएगा 28,000 बाय में टी। अब जो के बस कैलविन लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन आपको बस ध्यान रखना वो यूनिट है। वो ये तो होता क्या है, मैं पंगा बताता हूँ, आप इसको लिख देते हैं फिर इसी की वैल्यू ढूंढने लगे, इसको कहां से पुट करूंगा। अरे केल्विन तो यूनिट, उसको वैल्यू तो ना पुट करना है। मतलब ये वो तो वाली बात होगी 5 मीटर, और तुम सोच रहे हो एम की वैल्यू क्या है। 5 मीटर समझ रहे हो एम की वैल्यू क्या है, एम तो वैल्यू थोड़ा चाहिए भैया, वो यूनिट है। क्लियर है कि नहीं? सो केल्विन इज बेसिकली द यूनिट। तो मैं हमेशा अवॉइड करूंगा कि आप लोग केल्विन ना लिखें वहां पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना अराइज हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मुझे बताओ फटाफट से बच्चों क्या होगा। ई ए 28,000 इंटू आर, मुश्किल लगा कुछ? नहीं आ रहा समझ में? बहुत इजी है, मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज है ही नहीं। अगर तुम्हें दिखे तो बहुत आसानी से हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस। क्लियर हुआ कुछ? सो मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा बच्चों कि तुम लोगों को ना, तुम लोगों को 3 इक्वेशंस याद करनी है सब बच्चों को। अगर बात करें क्लास, शोर नहीं भाई, देखो अगर शुरू से चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक बोलो किसके ऊपर था, रेट ऑफ रिएक्शन में, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन कराया, फिर मैंने क्या करवाया, रेट लॉ एक्सप्रेशंस करवाए थे। याद है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए। यहां पर फिर आता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। बस भाई, फिर तुम लोग किस पे आ गए, ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा निकल के आता है, जिसमें तुम लोग 2 चीजों का इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ते हो, एक बार जीरो ऑर्डर का और एक बार फर्स्ट ऑर्डर का। दोनों के फॉर्मूले पढ़ते हो और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हो उसके ऊपर। फिर तुम लोग पढ़ते हो उसके अंदर हाफ लाइफ, और फिर इसी के अंदर एक टॉपिक आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस। याद है? नहीं आ रहा यार? तो जिन बच्चों ने सारा चैप्टर अटेंड करा हुआ है, दे वेरी वेल नो दैट दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकंड फेज ऑफ द चैप्टर, एंड द थर्ड एंड द फाइनल फेज ऑफ द चैप्टर इज द अरीनियस इक्वेशन, जो कि हमने बस 3 चीजें इसमें अंदर पढ़ी है। मैं बोलता हूँ 3 इक्वेशंस आप लोग याद रखिए बस, ठीक है? अभी एक क्लास फाइनल क्लास लगनी है, इसके अंदर मैं कुछ और बस छोटी मोटी ग्राफ वगैरह बताऊंगा आप लोगों को, उसकी वजह से सारा माजरा खत्म होने वाला है, मतलब खत्म, फुल एंड फाइनल होने वाला है चैप्टर। समझ में आया? अब सुनो क्लास भाई, तो एक तो याद रख लो के बराबर क्या, एक याद कर लो, तो तुम मुझे बताओ ये वाला कब इस्तेमाल करोगे, जब 2 टेम्परेचर 2 रेट कांस्टेंट का जिक्र हो रहा क्वेश्चन में, है ना? ये वाला कब इस्तेमाल करोगे, जब 1 टेम्परेचर 1 रेट कांस्टेंट का जिक्र हो रहा हो, और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब कुछ कंपैरिजन बेसिस पे हमें क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मैंने अभी लास्ट में करवाया। अदरवाइज सारे क्वेश्चन इजीली बन रहे कि नहीं बन रहे। तो मुझे नहीं लगता कि अरीनियस वाला, मेरे को लग रहा है अरीनियस वाला सबसे इजी है वैसे, है ना? कोई ज्यादा मुद्दा ही नहीं है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं बात करें सबसे अच्छे क्वेश्चन जहां से निकल सकते हैं वो कौन सा सेक्शन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। यहां से बढ़िया क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है वो भी मुश्किल तो था नहीं, और 90%, 80%, 40% इससे पे क्वेश्चन दे रहा था, याद है? और पहला वाला पार्ट तो वैसे भी इजी है, उसमें कुछ है नहीं। तो आप लोगों को करना क्या है, सुनिए, आप लोग अब घर पे ना अपनी तरफ पे चैप्टर को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मैक्सिमम अगर मैं क्लासेस अब लूंगा ना इस चैप्टर की, तो 2 लेने वाला हूं, कि मैं एक में तुम्हें ग्राफ वगैरह करा दिया, और उसमें मैंने उसके बाद मैंने तुम्हें थोड़ा एमसीक्यू रीजनिंग पीछे के प्रैक्टिस करवा दिए,
पीछे भाई क्लास हद से हद 2 क्लास होंगी, क्योंकि एक में तो हमारा कंटेंट तो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद एक क्लास के अंदर हो सकता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनवा दूं और थोड़े बहुत फालतू, फिर फिनिश। मतलब आप ये मान के चलिएगा 25-26 तारीख के आसपास इसका क्या होगा, टेस्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का। टेस्ट में क्या दूंगा बादल, टेस्ट में सिर्फ मैं वही कंटेंट, उसी तरह का कंटेंट दूंगा जो मैंने करवाया है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं दूंगा जो मैंने भी करवाया नहीं। मैं एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन निकाल के नहीं दूंगा वो वाले जो मैंने नहीं कराए। जो मैंने कराया बस वही कंटेंट मिलेगा आपको। क्लियर है? तुम्हें अगर वो 10 वीडियो आती होंगी तो तुम्हें सारा कुछ आता होगा पेपर में, ये भी श्योर है। क्लियर हो रहा है? इतना पढ़ के आ जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, एक क्लास पीछे, एक तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, जैसे वीर आपका फॉर्म नहीं होगा, विकास आपका नहीं होगा, भर दिया आपने फॉर्म। बच्चों फॉर्म लेके चले जाओ, उसमें अपनी डिटेल्स भर दो, फोटो वोटो चाहे मत रहने देना, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को रिकॉर्ड टेलीबीसी पे बनता है हमारा, तो उसमें एंट्रीज कुछ बच्चों की नहीं हो पाई है। और आप में से भी किसी बच्चे ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो बच्चों फॉर्म लेके ना जरूर दे दो, क्योंकि वहां पर ना फिर आपकी फीस एंट्री नहीं हो पाएगी कंप्यूटर में। तो ये कुछ दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों के साथ, हर बैच में 4-5 बच्चे ऐसे हैं। तो एक कॉमन अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिस भी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो वो फॉर्म रिसेप्शन से ले ले और नेक्स्ट क्लास में यानी कल सबमिट करा दे बस फॉर्म को, ताकि आपकी वहां पर एक प्रॉपर एंट्री हो जाए कि भैया ये बच्चा फलाना फलाना सब्जेक्ट के अंदर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो अभी क्लास यहीं रोकते हैं आज की। ठीक है, और जिन बच्चों की फीस ड्यू है अपनी फीस भी सबमिट कराए, मैसेज डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्लास से नहीं तो मैम टोकेंगे भैया आप लोगों को। फिर जाओ।